हाय फ्रेंड्स, दिस इज चैनल गुनेगरदा जो हटाएगा आपकी आंखों से पर्दा। और आज पर्दा हटेगा संख्या पत्ती भाग 2 से। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि संख्या क्या है, अंक क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, अवास्तविक संख्या क्या है। पिछले वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें जान चुके हैं। तो आज हम लोग जानेंगे इसके आगे, यानी कि आज हम लोग शुरू करेंगे सह अभाज्य संख्या से, को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य संख्या, सबसे पहले सवाल आता है कि सह अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। सह अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में को प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या तो हम लोग जानते हैं। अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जिसका एक और स्वयं, इसके अलावा कोई और गुणनखंड ना हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अब ये सह अभाज्य संख्या, तो वैसी अभाज्य संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो, एक से ज़्यादा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यानी कि जब उन संख्याओं का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो उन संख्याओं में सिर्फ एक ही होना चाहिए जो उभयनिष्ठ हो, यानी कि उन दोनों में हो। एक के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए जो कि दोनों में हो। तो ऐसी अभाज्य संख्या, वैसी अभाज्य संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी संख्याएं हमें मिलेंगी या फिर हम संख्याओं के बारे में देखेंगे, उन संख्याओं का गुणनखंड देखेंगे। अगर उनका गुणनखंड एक से ज़्यादा दोनों में है तो फिर वे संख्याएं अब सह अभाज्य संख्याएं नहीं होगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक हम देखते हैं 4 और 9। 4 का गुणनखंड होगा 1, दूसरा गुणनखंड 2, तीसरा गुणनखंड 4। और 9 का गुणनखंड होगा 1, दूसरा गुणनखंड 3 और तीसरा गुणनखंड 9। अब इन दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि एक ही ऐसी संख्या है जो कि दोनों में है, इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि दोनों में है। इसलिए 4 और 9 सह अभाज्य संख्याएं हैं। 4 और 9 सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसके अलावा हम लोग दूसरे संख्या पे विचार करते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं 3 और 5। 3 का गुणनखंड क्या है? 1 और 3। 5 का गुणनखंड क्या है? 1 और 5। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं दोनों में एक ही ऐसी संख्या है जो कि उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार 3 और 5 भी सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम लोगों को सिंपल सा देख लेना है कि जो दो संख्याएं हमें मिली हुई हैं या फिर जिनके बारे में हम विचार कर रहे हैं, उनका गुणनखंड निकालने के बाद, उनका गुणनखंड देखने के बाद एक के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए जो कि दोनों में हो। अब अगली संख्या के बारे में हम विचार करेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, इसमें क्या होता है कि जैसे कि यह भी अभाज्य संख्या का ही एक रूप है। इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स, यह किसको बोलते हैं? तो वैसी दो अभाज्य संख्याएं, वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर सिर्फ 2 हो, उनके बीच अंतर सिर्फ 2 होना चाहिए। तो ऐसी अभाज्य संख्याओं को हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अब ये बात अलग है कि जुड़वा भाई या फिर जुड़वा बहन या फिर जुड़वा भाई बहन उसको बोलते हैं जिनका जन्म साथ साथ होता है। लेकिन यहाँ अभाज्य संख्याओं के बीच क्या होता है कि दोनों में 2 का अंतर होना चाहिए।
तो इसका नाम भी है जुड़वा अभाज्य संख्या, लेकिन अंतर भी 2 का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है कि दोनों साथ में ही हो। तो ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का अंतर हो उन्हें हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, वैसी 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच 2 का अंतर हो, इसमें अंतर 2 का होना चाहिए, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। अब 2 का अंतर कैसे होगा? जैसे कि हम लोग देखते हैं, पहली अभाज्य संख्या है 5 और दूसरी अभाज्य संख्या है 7। दोनों अभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि 5 का गुणनखंड 1 और 5 होता है, जबकि 7 का गुणनखंड 1 और 7 होता है। लेकिन दोनों के बीच अगर हम लोग अंतर देखेंगे तो 2 का होता है। तो इस प्रकार 5 और 7 जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। दूसरा उदाहरण हम लोग देख रहे हैं 11 और 13। यहाँ पर भी 11 का गुणनखंड 1 और 11, जबकि 13 का गुणनखंड 1 और 13 होता है। और दोनों के बीच अंतर कितना हो रहा है? तो यहाँ भी अंतर 2 का हो रहा है। तो इस प्रकार 11 और 13 भी जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स हम लोग इसी को बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे संपूर्ण संख्या के बारे में। संपूर्ण संख्या को हम लोग परफेक्ट नंबर भी बोलते हैं। संपूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो संपूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या जिसको कि हम लोग इंग्लिश में परफेक्ट नंबर भी बोलते हैं। परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं? तो वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो। यानी कि जिस संख्या के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं उस संख्या का गुणनखंड सबसे पहले निकालेंगे और गुणनखंड को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो संख्या हम लोग को मिला है उस संख्या का 2 गुना करेंगे, और अगर उसका योगफल उस संख्या के 2 गुने के बराबर है तो इसका मतलब है कि जो वह संख्या है वह संपूर्ण संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं कि वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग, जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो, उस संख्या का 2 गुना या फिर दुगुना हो, उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। संपूर्ण संख्या कहते हैं। अब जैसे पहली संख्या है 6, सबसे पहले हम लोग 6 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 6 का गुणनखंड जैसे कि पता है, पहला गुणनखंड इसका 1, दूसरा गुणनखंड इसका 2, तीसरा गुणनखंड 3 और चौथा गुणनखंड 6। 6 के 4 गुणनखंड होते हैं, 1, 2, 3 और 6। अब हम इन चारों गुणनखंड को जोड़ लेंगे। तो 1 और 2 3 और 3 6 और 6 12। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो संख्या, यानी कि हम लोग को जो संख्या मिली हुई है जिसके बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 6 है,
इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 गुने 6 बराबर 12। तो इसका मतलब है कि ये संपूर्ण संख्या है, क्योंकि इसके सभी गुणनखंड के सभी संख्याओं का योगफल उस संख्या का 2 गुना है। दूसरी संख्या है 28। अब हम लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो इसका पहला गुणनखंड क्या होता है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 7, उसके बाद 14 और अंतिम इसका गुणनखंड जो होता है वह होता है 28। अब हम लोग सभी गुणनखंड को जोड़ लेंगे। तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28 और 28 इसमें जोड़ेंगे तो ये हमको प्राप्त होगा 56। और हमारी संख्या कितनी है? तो संख्या है 28। तो यहाँ हम लोग 28 में भी 2 से गुना करेंगे तो यह भी कितना आ गया 56। यानी कि यहाँ भी दोनों बराबर है। तो इस प्रकार संपूर्ण संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या का 2 गुना हो। तो यहाँ 6 और 28 जो है वह संपूर्ण संख्या है। अब हमारी अगली संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या को हम लोग इंग्लिश में परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं? तो ऐसी संख्या जो किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होती है, यानी कि जो संख्या किसी संख्या का वर्ग करने के बाद ही प्राप्त होती है उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं कि वैसी संख्या जो किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होती है। जैसे कि पूर्ण वर्ग होती है उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। अब जैसे कि 1 का हम लोग वर्ग करते हैं तो कितना होगा? 1 का वर्ग करेंगे तो 1। अगर 2 का हम लोग वर्ग करते हैं तो 4, 3 का वर्ग करते हैं तो 9, 4 का वर्ग करते हैं 16, 5 का वर्ग करते हैं 25, 6 का वर्ग करते हैं 36। ऐसे हम लोग वर्ग करते चले जाएंगे और लिखते चले जाएंगे। तो पूर्ण वर्ग संख्या का क्या होता है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल हम लोग पूरी संख्या में निकाल सकते हैं। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या तभी कहलाती है जब उसका वर्गमूल निकल सके और जो वर्गमूल हमें प्राप्त हो वह एक पूर्ण संख्या हो। जैसे कि यहाँ हम लोग अगर 1 का वर्गमूल निकालते हैं तो 1 होगा, 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो 2 होगा, 9 का वर्गमूल निकालते हैं तो 3 होगा, 16 का वर्गमूल निकालते हैं तो 4 होगा। तो इस प्रकार कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या तभी कहलाती है जबकि उसका वर्गमूल निकालना संभव हो। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पूर्ण घन संख्या, परफेक्ट क्यूब नंबर। तो पूर्ण वर्ग संख्या किसको बोलते हैं? तो वह ऐसी संख्या जो किसी न किसी संख्या का पूर्ण घन होती है। पूर्ण घन यानी कि पावर 3 करने के बाद हमें वो संख्या प्राप्त हो। जैसे कि अगर हम लोग 1 का निकालेंगे घन तो 1 का घन 1, जबकि 2 का घन निकालेंगे तो उसका घन होगा 8, 3 का घन निकालेंगे तो वह 3 गुने 3 गुने 3 27। तो इस प्रकार हम लोग सबसे पहले इसका परिभाषा देखते हैं। पूर्ण घन संख्या यानी कि परफेक्ट क्यूब नंबर। इसका डेफिनेशन है कि वैसी संख्या जो किसी
संख्या का पूर्ण घन होती है। घन यानी कि उसका हम लोग पावर 3 करने के बाद, घात 3 करने के बाद जो प्राप्त होता है उसे हम लोग घन कहते हैं। तो यह हो गया कि उसे पूर्ण घन संख्या कहते हैं। अब जैसे कि किसको कहेंगे, तो अगर हम लोग 1 का घन प्राप्त करते हैं तो कितना होगा 1। अगर हम लोग 2 का घन प्राप्त करते हैं तो कितना होगा 8। 3 का घन प्राप्त करते हैं तो 3 गुने 3 गुने 3 यानी कि 27। 4 का घन प्राप्त करते हैं तो ये हो जाएगा 64। 5 का घन प्राप्त करेंगे तो ये हो जाएगा 125। तो इस प्रकार जो भी संख्याएं हो, अगर घन करने के बाद हमें वो पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त हो रही है तो उसको हम लोग पूर्ण घन संख्या बोलते हैं। अब पूर्ण घन संख्या का क्या होता है कि अगर हम लोग उसका घनमूल निकालते हैं तो भी हमें पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त होती है। तो इसकी परिभाषा हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका घन एक पूर्ण संख्या हो उसे हम लोग पूर्ण घन संख्या कहते हैं। और उदाहरण आप लोग देख ही रहे हैं कि अगर हम लोग 1 का घनमूल निकालें तो 1, 8 का घनमूल निकालें तो 2, 27 का घनमूल निकालें तो 3, 64 का घनमूल निकालें तो 4, 125 का घनमूल निकालें तो 5। तो इस प्रकार ये सारी संख्याएं पूर्ण घन संख्या हैं।